नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद चल रही है और हमारे किसान भाई इन दिनों धान क्रय केंद्रों के बाहर या फिर अपने घरों में बेहद परेशान हैं। उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है और अगर धान खरीदा भी जा रहा है तो उनको MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर चलाई, हजारों शिकायतें उस पर आई हैं। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में भी बात सामने आ रही है कि किसानों को उनकी फसल की कीमत उचित तौर पर नहीं प्राप्त हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का 1886 रुपये रखा, लेकिन शायद ही कोई नसीब वाला ऐसा किसान होगा जिन लोगों को ये प्राप्त हो पा रहा हो। अधिकांश शिकायतें इस बात की आ रही हैं कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, गुणवत्ता के नाम पर उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। 10-10 दिन, 15-15 दिन उनको इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन में लगना होता है, वहाँ पर जाकर प्रतिदिन हाजिरी दर्ज करानी होती है। वहीं बाहर घूम रहे दलाल और आढ़तिया सस्ती कीमतों पर किसानों की उपज खरीद रहे हैं। बाद में वही सरकारी क्रय केंद्र का हिस्सा हो जाता है। यानी सरकार तो उसको 1886 देगी, लेकिन किसान को ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं? दलालों को मिल रहे हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं? बिचौलियों को मिल रहे हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं? धान क्रय करने वाली एजेंसीज को। पैसे किसको मिल रहे हैं? अफसरों को। पैसे कौन बना रहे हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, दलाल, अधिकारियों का एक सिंडिकेट बन गया है। आखिर क्या कारण है कि इतने दिनों के बाद भी एक मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है धान का? आप तराई की बेल्ट में देखें, पीलीभीत से लेकर इधर महाराजगंज तक हर जिले में आपको इस प्रकार की भीषण समस्या का सामना करते हुए किसान भाई मिल जाएंगे। शायद ही किसी दिन का कोई अखबार जाता हो जब पर यह रिपोर्ट ना आती हो कि किस जिले में धान क्रय केंद्रों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और इस बार अधिकांश जिलों में तो धान क्रय केंद्र काफी कम तादाद में रखे गए। यही वजह है कि 1886 जिसकी कीमत मिलनी चाहिए किसानों को प्रति क्विंटल धान की, आज 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक अपना धान बेचने के लिए किसान भाई मजबूर हैं। वो इस स्थिति में नहीं है कि धान को लंबे समय तक होल्ड करें। पहली चीज, उनके पास अगली फसल के लिए कीमत के लिए पैसे नहीं है। दूसरा, अगर फसल बिकेगी तो उनके बच्चों की स्कूल की फीस, उनके अपने इलाज के पैसे, उनकी दूसरी ज़रूरतों के लिए पैसे और अगली फसल के लिए इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ से आएगा? इसलिए मजबूरी में कौड़ी के दाम वो अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि हमें अपने अन्नदाता को के साथ खड़े होना पड़ेगा। उसे कम से कम उसकी उपज का मूल्य तो दीजिए। अगर एक किसान की और किसान के परिवार की मेहनत दिन रात की आप जोड़ लीजिए और फसल का मूल्य जोड़ लीजिए तो कम से कम 1500-1700 रुपया प्रति कुंटल की लागत आती है एक कुंटल धान में। वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आप देख लीजिए, पीलीभीत देख लीजिए और चाहे हरदोई देख लीजिए। लेकिन किसान कितने पर बेचने को मजबूर है बहनों भाइयों? 1000 रुपए पे, 900 रुपए पे, 800 रुपए पे, 700 रुपए पे। आढ़तिये और दलाल मार्केट में ये धान खरीदते हैं। राइस मिल्स के जरिए दलालों का एक संगठित गिरोह है जो धान क्रय केंद्रों पर सक्रिय है। हमें कोशिश ये करनी है, सरकार ने कोशिश ये करनी है, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, सबने ये प्रयास करना है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। अगर भारत के उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं तो उसका सीधा खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। भारत में कोई भी ऐसा धंधा नहीं है बहनों भाइयों जो 70 साल से घाटे में चलाया जा रहा हो। मैं बार बार ये बात कहता हूं, अकेले खेती ऐसी चीज है जो घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है। उसके बावजूद किसान भाई हर साल फसल उपजाते हैं। क्यों? कि ताकि हमारे और आपके बच्चों का पेट भर सकें, अपने बच्चों का पेट भर सकें, अपना जीवन चला सकें। उत्तर भारत के किसान क्यों बदहाल हैं? आपने कभी सोचा? कोई खेती करके अमीर क्यों नहीं बनता? खेती करके जीवन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो हर साल उसकी अपने गरीब होता जा रहा है। हर साल उसकी फसल की कीमत कम होती जा रही है। हर साल उसके पास कैपिटल इनकम कम होती जा रही है, क्योंकि वो घाटे की खेती कर रहा है। आज खेती करना एक बोझ हो गया है। कोई युवा आज की डेट में खेती करने को क्यों तैयार नहीं है? जबकि उत्तर प्रदेश में 70% किसान हैं,
70% जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके बावजूद कोई खेती किसानी में दिलचस्पी क्यों नहीं लेता? इन्हीं कारणों से नहीं लेता। गन्ने के रेट बढ़े नहीं, वो भी दाम स्थिर पड़े हुए हैं, महीनों सालों पेमेंट्स नहीं आती हैं, और जहां धान और गेहूं की हालत ऐसी है कि धान क्रय केंद्रों पर इनको कोई खरीदने वाला नहीं है। हमें एक कोई सीरियस मैकेनिज्म अपने किसान भाइयों के लिए डेवलप करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा हमारे किसान भाई खेती छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। हमारे पास ना तो कोई हाइब्रिड धान है, ना हमने किसानों को कोई उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, ना उनको बेहतर बीज उपलब्ध कराए, ना उनको समय से हम खाद उपलब्ध करा पाते हैं। सिंचाई की बात तो छोड़ दीजिए। उसके बावजूद तमाम विपरीत हालातों के बावजूद वो हमारे आपके लिए काम करते हैं, और हम उनको बेहतर उपज का दाम नहीं दिला पा रहे हैं। पहले के सालों में ऐसा होता था कि एमएसपी से 100-200 रुपए के आसपास नीचे दाम हुआ करते थे। अगर एमएसपी 1600 है तो 1400 रुपए में धान बिकता था, 1700 एमएसपी है तो 1500 रुपए तक बिक जाता था, तो 100-200 रुपए से फर्क नहीं पड़ता था, लोगों का काम चल जाता था। इस बार दूने से ज्यादा का फर्क है। ये एक नई समस्या है। आज इस प्रोग्राम को करने से पहले मैंने बहुत किसान भाइयों से बात की। हमारे पास बहुत लोगों के नंबर है जिन्होंने हेल्पलाइन पर हमसे कंप्लेन कर रखी है, और हम उनकी बात प्रतिदिन दिखाते भी हैं। सबसे ज्यादा समस्या उस बात की है, उनका ही कहना है 200-300 रुपए का फर्क हो साहब तो हम बेचने को तैयार हैं मार्केट में, लेकिन यहां दुगने का फर्क आ रहा है। हम क्या करें, कहां जाएं? धान होल्ड करेंगे तो हमारे आगे के खर्चे कौन देगा? गेहूं की फसल सामने खड़ी है, अब हमारे पास वक्त भी नहीं है। स्कूल कॉलेज भले बंद है, पर बच्चों की स्कूल की फीस देना है, बिजली का बिल भरना है, दवाओं का खर्च उठाना है, घर का राशन लाना है, घर के सामान लाने हैं, दूसरी जरूरत की सामग्री आनी है, मोबाइल रिचार्ज कराना है, बच्चों के लिए और अपने लिए कपड़े लत्ते खरीदने हैं, रिश्तेदारी में जाना है, ट्रेवलिंग के पैसे अलग लगते हैं। कहां से आएगा ये सब? सरकारों को चाहिए कि वे एक संवेदनशील भूमिका निभाएं किसानों के प्रति, विशेष तौर पर। किसान भले ही वोट बैंक नहीं है, पहले हुआ करता था। किसान भले ही संगठित नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद किसानों को यूं ही न छोड़ दिया जाए। मैं बार बार दरख्वास्त करता हूं सरकारों से भी और अपोजिशन पार्टी से भी कि आप इस मामले में आगे आइए, सरकारों से बात करिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, लेकिन किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए मैकेनिज्म भी डेवलप होने चाहिए। क्या कारण है कि हमारा किसान भाई आधी कीमत पर धान फेंकने को मजबूर है, कौड़ियों के भाव बेच रहा है? हमें इस पर चिंता करनी होगी और इस पर डिबेट करनी होगी। कुछ बयान सुनिए। धान की फसल की बात है, 1888 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश में 900 से लेकर 1000 तक किसान मजबूर है कि वो अपना धान बेचे। वही धान जब सरकारी क्रय केंद्र, जो कि बहुत खुले भी नहीं है, वहां वो ले जाता है तो उसको तरह तरह की कमियां बता दी जाती हैं, जैसे रंग ठीक नहीं है, नमी ज्यादा है, टूट रहा है। बाहर व्यापारियों को वो धान औने पौने दाम पे बेचने के लिए मजबूर होता है। फिर सरकारी क्रय केंद्र उसको खरीद लेते हैं और आंकड़ों में दिखा देते हैं कि हमने फसल की इतनी खरीद की। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र सरकार लगातार किसानों के खिलाफ कभी कानून ला रही है, कभी अध्यादेश ला रही है। आज धान किस तरह से बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। आप कहते हैं कि 1800 कुछ रुपए पर क्विंटल हम धान खरीद रहे हैं, लेकिन आप पता करिए जाके किस तरह से धान बिक रहा है। बेचारे जो छोटे व्यापारी हैं, उनका धान में कुछ ना कुछ कमियां निकाल के उनको बाहर कर दिया जाता है, और फिर वही धान बड़े बड़े व्यापारी बाहर 1000, 1200, 1300 रुपए के हिसाब से खरीदते हैं, और फिर वही धान फिर से जाके उन्हीं क्रय केंद्रों पे बिकता है 1800 कुछ रुपए में। चाहे धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे गन्ना की खरीद हो, रिकॉर्ड सरकारी खरीद की लाखों करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजे गए। हाँ, कुछ जगहों पर शिकायत आने पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2-2 जिलाधिकारियों को निलंबित किया, अनेक अधिकारी निलंबित किए गए, बर्खास्त किए गए, जेल भेजे गए। वर्तमान सत्र में भी कहीं कहीं से दिक्कतें सामने आ रही हैं, उनको सरकार संज्ञान में लेके ठीक कर रही है। आज पूरे प्रदेश में किसान की और धान खरीद की बुरी स्थिति है। किसान का धान व्यापारियों द्वारा 900, 1000 और 1100 हद है, 1100 के ऊपर किसी का धान बिक नहीं रहा, और किसान
का धान मिट्टी के भाव हो गया। मेरे पास एक रिपोर्ट है आज की। बाराबंकी में एक स्थान है फतेहपुर, वहाँ खैरा गांव है। वहाँ के किसान हैं भाई अनुपम सिंह। वो 13 नवंबर से ट्राली लगाकर क्रय केंद्र के बाहर खड़े हैं। बाराबंकी तहसील फतेहपुर इलाका खैरा गांव के रहने वाले क्रय केंद्र के बाहर 13 नवंबर से ट्राली लगाकर अपना धान लेकर खड़े हैं और आज तक उनका धान तुला नहीं है। 10 दिन से ज़्यादा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? आपने टोकन सिस्टम किया। अगर टोकन सिस्टम में 10 दिन किसान लाइन पर खड़ा रह रहा है तो ये टोकन सिस्टम किस काम का है? और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और तीसरी बात यह है कि सरकारों को चाहिए कि धान क्रय केंद्र को लेकर एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें, कंट्रोल रूम बनाए जहां किसान अपनी समस्याओं को कंप्लेन कर सके। 10 दिन कोई ट्राली लेकर परिवार के साथ धान लेकर खड़ा है और आप कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो ये कौन सा सिस्टम है भाई? आज इसी विषय पर डिबेट करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज मिश्रा, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में धान खरीदो केंद्रों पर या तो भयानक भ्रष्टाचार चल रहा है, दलाली चल रही है, और या फिर किसानों का धान नहीं बिक रहा है। आप देखिए, जो मैंने अभी आपको ये रिपोर्ट आज के न्यूज़पेपर की दिखाई है, इसमें 10 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है धान बेचने के लिए। ये कैसे हालात उत्पन्न हो गए? देखिए ब्रजेश जी, ये बात आपके द्वारा संज्ञान में लाएगी। इसके पहले भी समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से संज्ञान में आ रही है। तो लगातार प्रयास हो रहे हैं और छापे भी पड़ रहे हैं, अधिकारी भी निलंबित हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। आप ये देखिए कि एमएसपी बनाया गया 1888 रुपए एक ग्रेड के धान का और 1868 रुपए उससे नीचे ग्रेड का। तो ये इसीलिए था कि किसानों को फायदा पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, 3000 क्रय केंद्र इसलिए खोले गए कि किसानों को 8 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा न तय करनी पड़े, ताकि उनको सुविधा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये जो धान का लक्ष्य था जितनी खरीद का, उससे कहीं ज्यादा धान उत्तर प्रदेश में खरीदा गया। ये तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने उठाया विषय कि जो किसान या अन्य मीडिया उठा रहा है कि किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा। तो इसी के लिए, इसी समस्याओं को, ये समस्या कोई ये नहीं कि इस वर्ष आई हो, हर खरीद में लगभग आती, चाहे वो गेहूं की खरीद हो, चाहे धान की खरीद हो, या आज से पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले खरीद का मामला हो, ये विषय समांतर तौर पर उठते रहे हैं। इसी को तोड़ने के लिए जो योगी केंद्र में मोदी सरकार ने जो किसान संबंधित 3 बिल लाए थे, इसी को था कि किसान अपनी उपज अपने मनचाहे मार्केट में बेच सके। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मार्केट में 700 से 1000 रुपए के बीच है धान, तो क्या एमएसपी उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 700 रुपए या 1000 रुपए में अपना धान कोई क्यों बेचेगा? हम आप नहीं बेचेंगे तो किसान क्यों बेचेंगे? ये बात ये सही है, लेकिन आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करने की, आपने अपनी जब बात रिपोर्ट रखी थी, आपने जब बोला था तो एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात करी। पर मैकेनिज्म घाटे का नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं, घाटे का तो सवाल ही नहीं। अगर सरकार का उद्देश्य घाटे का होता तो एमएसपी कम रखते, मार्केट के सापेक्ष रखते। मार्केट से ज्यादा तो एमएसपी इसीलिए रखी कि किसान को आर्थिक लाभ हो, किसान की उपज सही मूल्य पर बिके, जिससे उसे आर्थिक लाभ हो सके, इसलिए रखी गई थी। तो ये सरकार का उद्देश्य साफ था। लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, या जो अन्य लोग हैं, वो अगर व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई डॉक्टर साहब कौन करेंगे? आप ही लोग करेंगे, रूलिंग पार्टी है, आपकी सरकार है, आप ही करेंगे। कोई हम लोग तो चलेंगे नहीं वहां डंडा लेके। कोविड-19 का विषय उठाया था कि जो घर पर आप होम आइसोलेशन करते हैं, तो सरकार ने 2 या 3 दिन बाद घर का होम आइसोलेशन कर दिया था। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। गंभीरता से पूरे प्रदेश में सुनी जाती हैं और सरकार भी ये सुन रही है। सरकार तक हम लोग भी पहुंचा रहे हैं कि जहां जहां ये समस्याएं आएंगी, सरकार उस पर गंभीर कार्रवाई। अच्छा, आपने बहुत सिंसियरिटी से ये बात कही, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है। हर मंडल स्तर पर या राज्य स्तर पर आप एक मैसिव बड़ा कंट्रोल रूम बनाइए, हेल्पलाइन नंबर जारी करिए, और इफेक्टिव हेल्पलाइन नंबर हो, जहां किसानों के साथ अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, कहीं दलाली हो रही है, कहीं परेशानी हो रही है, लंबी लाइनें लग रही हैं, वो कंप्लेन करें और कंप्लेन विदिन 24 आवर्स उसको एड्रेस किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। आप ये काम कर दीजिए, सारी दलाली खत्म हो जाएगी। किसानों के हित में कुछ भी करना पड़े वो सरकार करेगी, क्योंकि ये किसानों बट डू इट, क्योंकि ये लेट हो रहा है, उनके आय से संबंधित विषय है।
जी। और सरकार ये लगातार कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो। ये मोदी सरकार ने आते ही तय किया था। जी। ये पहली सरकार थी जो किसानोन्मुखी काम करती थी, चाहे मोदी जी की पर सरकार हो, अभी चाहे तो जो योगी जी की स्थितियां हैं सरकार। वो देखिए, मेरे सामने तो टेबल पे अखबार की कटिंग बिखरी पड़ी है, आपके पास नहीं, भी सही रिपोर्ट कह रहे हैं आती आप। होंगी। अब ये वक्त बिल्कुल है कि आती आप है। इफेक्टिवली इस पर एक्शन लीजिए। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की पीड़ा उठाते हैं अपने माध्यम से, और ये स्वागत योग्य है, इसका सम्मान किया जाना धन्यवाद। चाहिए। और मैं आपका भी सरकार आभार प्रकट आपका करता हूं सम्मान कि करती आप है। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए इसको आगे कार्रवाई के लिए बढ़ा भी रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए। मैं सबसे यही बात कहता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता की, जी हाँ। किसानों की, गरीबों की, युवाओं की कोई भी परेशानी हो तो हम सब लोगों को मिलजुल कर उसके समाधान का रास्ता जी, निकालना असली बात यही चाहिए। है। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज, मैं देख रहा हूं चंदौली से लेकर पीलीभीत तक हालात तो वही हैं, कहीं 700 रुपए, कहीं 800 रुपए, कहीं 900 रुपए, और अभी किसान नेता हमारे बता रहे थे कि वो 1100 रुपए तो मैक्सिमम है कि जहां पर किसी को किस्मत वाला है, किसी को अच्छा रेट मिल गया हो। तो देखिए मिश्रा जी से मैं एक बात कहूँगा, चूँकि किसानों की बात है कि तय करो किशोर हो, तुम तय करो किशोर हो, आदमी हो या कि आदमखोर हो। ये बल्ली सिंह चीमा की एक लाइन है। जब आप चंदौली से शुरू, मैं अपनी सर बात बता रहा हूँ आपको, मैंने चंदौली से एक दिन यात्रा शुरू करी, इलाहाबाद होते हुए, लखनऊ होते हुए, उन्नाव कन्नौज होते हुए मेरठ तक गया, और फिर दूसरे दिन मैं ऐसे होते हुए बरेली होते हुए लौटा हूँ। एक जगह कहीं किसान नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि उसका धान जो एमएसपी तय हुई है 1888 रुपये ग्रेड ए की, 1868 रुपये कामन धान की, कहीं एक जगह भी किसान के पास समय नहीं होता है। जैसे वो खरीफ की फसल काटता है, उसे तुरंत अपने रबी के फसल की तैयारी करनी होती है। जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती दौर में रिपोर्ट में दिखाया कि एक बाराबंकी का किसान 10 दिन से खड़ा है, 13 दिन से। नाम सहित बताया, नाम लेके बताया आपने। और पीलीभीत की हालात यह है कि वहां पर एक किसान अगर बिचौलिया का विरोध करने लगा तो बिचौलिया समर्थित ठेकेदारों ने, अमर उजाला की रिपोर्ट है, उसको पीटा। और यही हालात पूरे उत्तर प्रदेश की है। मैं मिश्रा जी से कहूंगा कि बहुत सचेत होकर के एक सुझाव है। देखिए, जब धान का खरीद होती है, जो इनके मीट्रिक टन के जो खरीद है, जो इन्होंने टारगेट रखा है, उसमें 7-8 एजेंसियां हैं। उसमें एफसीआई है, यूपी एग्रो है, खाद्य एवं रसद विभाग का एग्रीकल्चर है, नेफेड है। उसमें होता यह है कि सिर्फ एक जो यूपी का जो कोऑपरेटिव होता है वो सिर्फ खरीदता है धान, जो दिखता है। और जो नेफेड हैं, जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां जो है दलाली का और बिचौलियों का अड्डा हुआ करती हैं, उनका उनसे सेटिंग होता है, वो किसान से धान नहीं लेते हैं। अब मैं एक सुझाव आपको दूं जी, आप लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश में, आपका फर्ज क्या बनता है? 3000 सेंटर है ना जी, अपने नेताओं को और अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कहिए कि वहां सिस्टमेटिकली जाके बैठे हम इसकी लगातार और चेक आवाज करें। उठा रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो डीएम से शिकायत करें, नहीं हो मीडिया बुला लें, नहीं हो सोशल मीडिया पे लिखें, अपना भी कर्तव्य निभाइए। मैं पार्टी का एक वर्कर होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर ही किया, और उसकी कई सारी क्लिप मैंने सोशल मीडिया पे डाला। सिर्फ दौरा मत करिए, मैं कहता हूं अड्डा जमा के धान क्रय केंद्रों के बाहर 500 मीटर की दूरी पे बैठिए आप लोग और देखिए कोई गड़बड़ी हो रही है, सोशल मीडिया पे भेजिए। आपको आश्वस्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग धान की समस्या को लेकर के कल से ही आपको कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य करिए। कल रचनात्मक कार्य है, किसानों की मदद करिए। हमारे रचनात्मक कार्यों को ये विषात्मक लेते हैं ना, ये लाठियां चलवाएंगे। अरे ये हम लाठियों से, हालांकि डेमोक्रेसी में लाठी, एक सेकंड डॉक्टर मनोज मिश्रा प्लीज, हमारे देखियो लाठी कार्यों को ये विषात्मक लेते हैं। कोई बात नहीं, देखो लाठी खाना या जेल जाना ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। भारत का इतिहास है, आप भारत का इतिहास उठा के देखें तो डेमोक्रेसी मजबूत ही लाठी डंडे और जेल से हुई है। हम उसके पक्षधर हैं, बस तो इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देना ये चाह रहा हूं, एक चीज बस खत्म कर रहा हूं जी, कि और जो वेबसाइट है जिस पर वो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 3 तरह के किसान हैं, 3 तरह के। डॉक्टर साहब आपको बता दें, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। उसमें एक है किसान, दूसरा है बटाईदार और तीसरा है
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो जो बटाईदार है उसमें क्या करते हैं कि बिचौलिए जाते हैं, वो कहीं कोई बटाईदार नहीं करते हैं, क्योंकि गरीब किसान को जो गेहूं के बुआई का जो समय होता है, जो उसका प्राइम टाइम है डॉक्टर साहब, वो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर ही है। बहुत होता है तो नवंबर के लास्ट तक गेहूं की कुछ अच्छी किस्म की किस्मों की बुआई हो सकती है। और किसान को जब पैसा नहीं मिलता है तो वो आपाधापी में कि उसकी रबी की फसल ना दूर हो जाए, ना बुआई हो पाए, इसलिए वो औने पौने दाम पे उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में धान क्या- क्रय केंद्रों के अंदर क्या हालात हैं, ये सबके समक्ष विद्यमान है। बस खत्म कर रहा मैं हूं। जानना चाहता हूं उमाशंकर, नेक्स्ट राउंड में बोलीजिए। उमाशंकर पांडे, मैं जानना चाहता हूं इसके लिए कारण क्या है? क्या सरकार ने कोई व्यापक इंतजामात नहीं किए हैं? ब्रजेश जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सरकार की मंशा। सरकार की मंशा खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। खून और पसीने को बहाकर जिन किसानों ने धान की फसल को पैदा किया, आज इस सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के कारण वो किसान आंसू बहाने को मजबूर है। आप समझिए कि क्या ये संभव है कि अगर सरकार चाह ले तो किसी क्रय केंद्र पर भ्रष्टाचार हो पाएगा क्या? अगर सरकार चाह ले तो क्या मिलर के लोग 900, 800, 1000 रुपए मैक्सिमम में किसानों से धान खरीद कर क्रय केंद्र पर ले जाकर उसको 1868 रुपए में बेच पाएंगे क्या? मैं केवल एक बात अगर कह दूं कि आप क्रय केंद्र और मिलर, इन दोनों के पास कितना धान है, कहां से आया है और कितने में आया है, इसी की जांच करा लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और ऐसा करके ये संदेश दे सकते हैं, एक मिलर के पास जितना उसके गोडाउन में धान स्टोर है उसकी पूरा उसका रजिस्टर चेक कर लें और उससे पूछे, भाई ये धान आपने किस किसान से खरीदा है और कितने में खरीदा, इसी का वेरिफिकेशन कर लें, अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि सरकार ने एमएसपी 1868 रुपए तय कर दिए हैं और उनको खरीदना नहीं है उस रेट पर, इसलिए इन्होंने सबसे पहले तो क्रय केंद्र धीरे धीरे खोले और मानक से बहुत कम खोले। दूसरा, तमाम तरीके के धान में कमियां निकालकर उसका रेट कम कर देते हैं। और ये जो डिले किया जाता है, लंबी लंबी लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 13 तारीख से टोकन लिए, 13 नवंबर से, ये जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि परेशान होकर किसान, बिचौलिए जो वहीं टहल रहते होते हैं सरकारी संरक्षण में, उनको बेचकर आंसू बहाते हुए अपने घर लौट जाएगा। तो ये सरकार जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक बाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, थैंक यू। में शामिल है, थैंक यू। बगैर उनके संरक्षण के ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ओके, धान क्रय केंद्र दीपक बाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश में धांधली के और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। 10-10 दिन किसान भाई वहां पर लाइन लगाए हुए हैं। 150 से 200 रुपया दलाली मांगी जाती है तुलवाने के लिए। पीलीभीत से कंप्लेन है। एक किसान भाई ने कंप्लेन किया तो उसको किसान को जो ठेकेदार है, बिचौलिया दलाल, उसने लाठी से पिटवाया। तमाम तरह की रिपोर्ट है। बहुत ही परेशानी में है किसान भाई। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एमएसपी उनको मिलेगा, नहीं मिल रहा। एमएसपी और मार्केट प्राइस में दूने का अंतर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 घटनाएं हैं जो पूरी तस्वीर को आपके सामने साफ कर देंगी। सरकार को किसान से कोई लेना देना नहीं है। किसान, सरकार ने दूसरी तरफ मुंह कर रखा है। और यहां पर 3 गैंग्स हैं लकड़बग्घों के। एक लोकल पॉलिटिशियंस जो सत्ता पक्ष के हैं, दूसरे अधिकारी और तीसरे जो बिचौलिए और दलाल हैं। ये मिलके जैसे किसान बकरियों का झुंड है उस पर टूट पड़े। मैं आपको 5 मिसालें देता हूं। 31 अक्टूबर की बात है, लखीमपुर खीरी में मंजीत सिंह नाम का किसान, उसको सुइसाइड करना पड़ा, उसको आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि उसका भाई 15 दिन तक विक्रय केंद्र पर बैठा रहा, क्रय केंद्र पे बैठा रहा 15 दिन तक उसकी फसल लेके, और वो खरीद नहीं हो सकी। अंत में उसने सुइसाइड कर लिया। अभी मैं कानपुर का रहने वाला हूं। ककवन में गांव है विशदन, वहां पर 60 साल के किसान है राम सिंह, उनको सुइसाइड करना पड़ा क्योंकि नमी का कारण बताकर पहले वो क्रय केंद्र पे खड़े रहे, इसके बाद नमी का कारण बता के उनकी खरीद नहीं की गई। 60 साल के किसान ने आत्महत्या कर ली। 12 नवंबर की घटना है, दिलीप शुक्ला नाम का पीलीभीत का किसान, उसने अपनी फेसबुक पर लिखा डेथ, और इसके बाद जाके सुइसाइड कर लिया क्योंकि उसको धान के क्रय केंद्र पर इस बुरी तरीके से तंग किया गया कि आखिर में उसने आत्महत्या कर ली।
ये 3 तस्वीरें हैं, 3 किसानों की आत्महत्या है, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चौथी जो बात आपने कही बाराबंकी की, अभी 17 नवंबर को बाराबंकी में पूरी उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हो गई। मतलब सोचिए कि 13-13 दिन, 15-15 दिन क्रय केंद्र पे ट्रॉली लेके लोग खड़े हुए हैं, उनका दिवाली का त्योहार निकल गया। 90,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का धान लेके आदमी खड़ा रहा और धान की खरीद नहीं हुई। अब क्या हो रहा है, हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं आपको बताता हूं असल में हो क्या रहा है। असल में हो ये रहा है कि किसान को पहले टोकन दिया जाएगा, फिर उसको इंतजार में बुरी तरीके से तंग कर दिया जाएगा। अगर उसका नंबर आ गया तो उसको बोला जाएगा कि भाई आपके धान में नमी है, आपका धान खराब है, आप हटा लीजिए। पास में लोग घूम रहे हैं जो बिचौलिए हैं, वो उनसे 800, 900, 1000 रुपए में धान खरीदते हैं और आपको बता रहा हूं उनके आधार कार्ड रखवा लेते हैं, उनकी खतौनी रखवा लेते हैं, पासबुक भी ले और लेते हैं। बाद में वही जो आरटीजीएस पैसा होता है पासबुक भी रखवा लेते और हैं। वही जी पासबुक रखवा लेते हैं और 300 रुपए कम में ये लोग जो 800 रुपए में खरीदते हैं। ओके, एक और रिपोर्ट है दीपक जी, केंद्र पे सरकारी दीपक जी, एक और रिपोर्ट है। पीलीभीत में रफियापुर एक जगह है, वहां के हमारे किसान भाई है तलविंदर सिंह जी, वो 25 दिन से केंद्र पे खड़े हैं जी। तलियापुर जगह, रफियापुर जगह, पीलीभीत जनपद में। तलविंदर सिंह साहब हैं, ये किसान हैं, पंजाबी किसान हैं, और 25 दिन से केंद्र पे खड़े हैं और इनका तुला नहीं गया। इनका ही कहना है कि जो 150 से 200 रुपए की दलाली दे रहा है उसका पहले तुल जा रहा है, और ये 25 दिन से इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके पास घूस देने को पैसे नहीं है। अरे टोकन सिस्टम कोई काम नहीं, टोकन सिस्टम केवल किसानों को धोखा देने के लिए बना हुआ है। ओके, ये केवल दलालों का, रोहित और अग्रवाल, लोकल पॉलिटिशियंस है सत्ता थैंक यू पक्ष के, दीपक जी, वो थैंक वहां यू। बिक्री करा रहे हैं। ये स्कैम सरकार की पूरी नजर में। थैंक यू रोहित अग्रवाल, आप तो किसानों की पार्टी है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस मुद्दे को आप लोग सरकार के समक्ष रखेंगे, सरकार के लोगों से मिलेंगे और इसका कोई समाधान का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हम आपस में लड़कर या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसान भाइयों की मदद नहीं कर सकते हैं। हमें उनकी कंस्ट्रक्टिव हेल्प के लिए सरकारों से बात करके एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। आप तो किसानों की पार्टी हो, आपका तो ये प्राथमिक दायित्व है। ब्रिजेश जी, हम बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? जो सुनना चाहेगा उससे बात करेंगे। यहां बैठ के बड़ी बेशर्मी से भाजपा के प्रवक्ता ये आपको बता रहे हैं कि ब्रिजेश जी अब आपने बताया है, अब हम कार्रवाई कर लेंगे। मैं इनको बता दूं, 1 महीने पहले मैं इसी मुद्दे पे आप ही के चैनल पे डिबेट में था और आपने उस समय हेल्पलाइन खोली थी किसान भाइयों के लिए कि किसान भाइयों की समस्या आप तक पहुंचे। उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद भी दिया था कि आप भारत समाचार को ही अगर सब कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि कार्यालय ही खोल लेना चाहिए भारत समाचार के ऑफिस में। अब तो ये सब ना कराओ यार, इसको चैनल का दफ्तर रहने दो, ये सब चक्कर में ना पड़ो। अब देखो ये क्या क्या प्लान किए बैठे हैं। अरे अपनी पार्टी चलाओ यार, अब भारत समाचार में तुम बीजेपी का ऑफिस खुलवाओगे, ऐसा मत करो। नहीं तो विजय जी क्या करेंगे अब? जब सब कुछ अगर भारत समाचार को ही करना है और विपक्ष को ही करना है तो भारतीय जनता पार्टी आई क्या करने? भ्रष्टाचार करने आई है और सवाल पूछने पे एफआईआर लिखती है ये चैनलों पे। आपके पत्रकार के ऊपर एफआईआर लिखी गई, किसी से छुपा नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर। अरे ऐसी चीजों से कोई डरने वाला नहीं है कि किसान का ऐसी चीजों से कोई डरने वाला नहीं है। अपन जनता के हित के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। एक क्या 1000 एफआईआर पर भी कोई डर वाली बात नहीं। हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं और किसान भाइयों के लिए ही बात रखेंगे। यस रोहित, गो अहेड। मुद्दे से डाइवर्ट अपन नहीं होंगे। नहीं, हमारा पर्सनल कोई इशू नहीं है। नहीं, हाँ, जो इशू है जनता का इशू है। स्थिति आप समझिए विजय जी कि अगर आप सवाल पूछे तो एफआईआर है, और दूसरी चीज अगर किसान के हक में आप खड़े हुए तो लाठी चलाते हैं। और यहां पे ये बात कर रहे थे, अभी मनोज मिश्रा जी बता रहे थे कि हमने पास केंद्र खोल दिए हैं, और उसके बाद 3 अध्यादेश की बात करते हुए शर्म नहीं आती। 3 अध्यादेश में इन्होंने कहा कि साहब जाओ यहां से जाओ तमिलनाडु जाके अपना धान बेचाओ, वहां पे आपको मूल्य मिल जाएगा क्योंकि हम तो दे नहीं पाएंगे यहां पे। ब्रिजेश जी, इतनी बेगैरत सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जो सब कुछ जानते हुए और किसानों का शोषण होने दे रही है। आप लोग भी एफर्ट करें कि सरकारों को जगाएं और किसानों से जब हम तो क्या केंद्र पे चौकीदारी कर रहे हैं ब्रिजेश जी, क्या केंद्र में बैठ के चौकीदारी, वही चौकीदारी की जरूरत है। वही मैं मनोज जी को सजेस्ट कर रहा था, हाथ में लेके। ओके, हरनाम सिंह मेरे साथ मौजूद है। अधिकारी हाथ में लेके बता देते हैं किसान में नमी है। थैंक यू। हरनाम सिंह, ये जितनी भी रिपोर्ट मेरे पास आई हैं, चाहे पीलीभीत का मैंने अभी उदाहरण दिया हो, हरदोई का उदाहरण दिया हो, बाराबंकी का उदाहरण दिया हो,
क्या ये सच है या फिर हालात इससे भी खराब हैं? ब्रजेश जी देखिए, ऐसा है, जितने जिलों का आपने नाम लिया है, एक दिन तो डिबेट में आपने बहुत सारे जिलों के नाम गिनाए थे। आप सब कुछ छोड़ दो पूरे उत्तर प्रदेश को। पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा होगा। आपके कार्यालय से मात्र 18 किलोमीटर दूरी पे है लखनऊ का गंगागंज। आज की रिपोर्ट सुन लो, यहीं से सारे नियम बनते हैं, यहीं से कानून बनते हैं। गंगागंज के क्रय केंद्र पर एक लाला नाम का किसान गया और वहाँ महिला केंद्र प्रभारी हैं। उस किसान ने बात कराया। पहले तो वो बात करने की नहीं तैयार थी, फिर उन्होंने कहा कि अगले महीने में, ये नवंबर चल रहा, 29-28 दिसंबर का उसको टोकन मिला है। धान करीब 3 किसानों का 200 क्विंटल है। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां से कानून बन के फैलता है 75 जिलों में, यहाँ के ऐसे हालत हैं, तो दूसरी जगह काहे रिपोर्ट दिखा रहे हो? कोई चर्चा न करो, आप कुछ दिखा दो ब्रजेश जी, कुछ भी कह दो। बहुत ज्यादा अगर आप करोगे तो आपके भी चैनल के पर काट दिए जाएंगे, आपका भी इलाज शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सब मुझे क्यों डराने पे तुम? नहीं, मैं आपको नहीं, मैं अरे मैं डरता होता नहीं। अरे ब्रजेश जी, आप अरे मैं डरने वाला आदमी नहीं। डरने मुझे मत डरा। उत्तर प्रदेश का किसान, जो न्याय प्रिय चैनल हैं, जो मीडिया है, जो भी पत्रकार हैं, उनके साथ किसान खड़ा है। आज किसान की दशा, जवान की दशा और पत्रकार की दशा एक है। ज्यादा सबका इलाज कर रही सरकार। जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाने में सैकड़ों साल, ब्रजेश जी आज चर्चा धान की ना करो, धान की। अरे आप किसानों के नेता हो, खुद किसान हो। नहीं, कुछ ना करो। मैं किसानों पे डिबेट कर रहा हूं और आप कह रहे हो किसानों पे बात मत करो। कुछ ना करो, आप कुछ दिखा दो, कुछ कर लो। हमने क्या लफ्ज़ी हाथ दिखा दूं? बताओ। नहीं, आप कुछ दिखा दो भाई। किसी सोते हुए आदमी को आप जगा सकते हो। अब लफ्ज़ी हाथ बचा है भाई। आप ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, 100 में एक बार किसी सोते हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो। ओके, ऑलराइट। लेकिन जो जग रहा है, आंख बंद किए पड़ा है, हाँ। तो भाई भारतीय जनता तो पार्टी आपके दोस्त वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। नहीं, और 3 अध्यादेश आए। अभी मनोज जी कह रहे थे 3 अध्यादेश आए। नेक्स्ट राउंड के लिए बचा लो। 1000 टाली बाराबंकी में खड़ी है अभी। 1000 टाली उन किसानों की मांग है कि लखनऊ मंडी में बेचेंगे, और बहुत हालात खराब होंगे। अंग्रेजों को 100 साल हटाने में लगा, कांग्रेस को 40 साल लगा, और आपको हटाने में मुश्किल से 10 साल लगेगा। ओके, ऑलराइट। बीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई बीरेंद्र जी, क्या हालात है मौके पे? आपने तो काफ़ी कुछ स्टडी किया है, और किसान और ये सब तो एग्रीकल्चर, ये तो आपका सबसे प्रिय विषय है। क्या हालात है मौके के, और ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या के पीछे कारण, बहुत बड़ा कारण कोरोना भी है। इस साल कोरोना के नाते आर्थिक गतिविधियां जब ठप हुई, अर्थव्यवस्था नीचे गई, तो सरकारों के पास पैसा नहीं बचा कि वो किसान का धान खरीद सकें और पर्याप्त रूप से कांटे लगवा सके। कोई उत्तर प्रदेश अकेला राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्यों में इस तरह की समस्या है जहां किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। केंद्र सरकार ने कानून तो बनाया, लेकिन वो राज्यों को भरपूर पैसा अगर देती तो वो धान खरीद सकते थे। जो एजेंसियां खरीद में लगी हैं, उनके पास पैसा नहीं है। वो दबाव में, डीएम के दबाव में कांटा तो खोल लिए हैं, लगा लिए हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रही हैं क्योंकि पैसा नहीं है। अब ये समस्या तो बहुत भारी है, और कोरोना लगातार चल रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है धान ना खरीदा जाने पर, तो 2 लोगों का। एक तो किसान का तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि किसान को 1800 में 1500 तक मिल जाता था पहले, अब 1000 रुपया भी मिलना मुश्किल हो गया है। और दूसरा, अफसरों का जो धान खरीदवाते हैं, इसमें डीएम, एडीएम और एजेंसियों का, और जो हमारा खाद्य आयुक्त है, सबका नुकसान हुआ। बहुत सबका कमीशन बंधा है, इनका भी करोड़ों रुपया नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, 2 तरफा मार हुई है। तो कोई एक मतलब दलालों पर भी मार हुई है। हाँ, जो बिचौलिए बिचवाते थे वो, उनका भी नुकसान हुआ है। दलाली उनका कोई लेने वाला नहीं। वीरेंद्र जी की रिपोर्ट अद्भुत होती ऊपर है। से देखिए, चूंकि पराली को लेकर बड़ा समस्या आई कि साहब पराली जल रहा है, धुआं हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, किसानों को जेल भेज दो और इनके ऊपर जुर्माना लगाओ। दिवाली पे पटाखों पे प्रतिबंध लगाया गया,
ईश्वर ने थोड़ी कृपा की कि बारिश अच्छी हुई और धुल गया, सब वातावरण अच्छा हो गया, नहीं तो ये भी समस्या किसानों के लिए बनी रहती। फैक्ट्रियों के प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पाता, चीनी मिलों से खेत बंजर हो रहे हैं, वर्षों से हो रहे हैं, कोई सरकार में नहीं, पिछली सरकारों से, लेकिन उन पर कोई न जुर्माना होता है न जेल होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 कानून बने थे उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाया, और ये बात सबको पता है। लेकिन हमारे देश में नेता जो है वो भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पर वोट मांगते हैं और वो सब सच्चाई जानते हैं, लेकिन जब पूरा करने की बारी आती है तो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो पूरा नहीं कर सकते। वो विपक्ष में रह के दावे तो बड़े बड़े करते हैं। इस देश में तमाम सारे संकट आए, लेकिन तमाम सारी कंपनियों का फायदा भी, मुनाफा भी बढ़ रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, तमाम सारे उद्योगपतियों ने मुनाफा भी कमाया कोरोना काल में। नौकरी पेशा जो है उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसान देखिए हमेशा पीड़ित रहा है, मौसम की मार रही है, सरकारों की मार रही है, बिचौलियों की मार रही है। आज आलू, नया आलू 70 रुपया किलो बिक रहा है, किसान के खेत में वो 5 रुपया में भी नहीं खरीदा जाता होगा। तो ये बिचौलिए खाते हैं, जो अधिकारी हैं उनके जेब में जाता है। बहुत सारी समस्याएं, चीज़ें हैं। पर इसका कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए ना। सरकार को इस बारे में गंभीर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और जो टर्मिनोलॉजी हम लोग लेके आ रहे हैं, भाई कोई मैकेनिज्म डेवलप करिए, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो कि हमने धान उगाया, हमने बेचा, हमें ये पैसे मिले, हमें परेशानी नहीं चाहिए किसान भाइयों के लिए। देखिए ब्रजेश जी, इस देश में कोई व्यवस्था संपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि पैदाइश इतनी ज़्यादा है। एक कानून बनाओ, 500 छेद करने वाले निकल आएंगे उसमें। आप देखिए बिकरू कांड में कितने अधिकारी फंसे। आज 49 पुलिस के अधिकारियों पर एसआईटी ने कार्रवाई के लिए कहा है। अब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उनको नोटिस भेजी जा रही है, एक रास्ता निकाल दिया गया। जो धान के किसान की खरीद में दलाली करते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वीडियोग्राफी हो और ऑनलाइन पेमेंट हो? अगर सरकार कितनी कोशिश करे, सरकार एक एक आदमी के पीछे डंडा लगा के नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ तो नस नस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखिए ब्रजेश जी, हम लोग तो पागल हैं जो शायरी में सच बात कह देते हैं। यहाँ तो शपथ लेके भी सच बात नहीं बोलते लोग, और डंडा और झंडा और सारा को भाजन, ये मीडिया, पत्रकार, वकील, इन्हीं सबको बनना है। क्योंकि विपक्ष में रहने पे जो बातें अच्छी लगती हैं, सत्ता में आने पर वो बातें कड़वी लगती हैं, खराब लगती हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती के नाम पर इन सब चीजों को दबाया जाता है। नहीं, मैंने तो मनोज से कहा भी ये बात की, देखो डेमोक्रेसी मजबूत होती है FIR, लाठी और डंडे, जेल से। हाँ, उसको समाजवादी लोग अक्षरशः हाँ ठीक है, अब वीरेंद्र जी को कहने आपने दिल पर क्यों ले लिया? समाजवादी सरकार में भी क्या धान की कीमत पर्याप्त मिलती थी किसान को? कोई सरकार में अगर किसान को कीमत मिली होती तो किसान इतना फटेहाल ना होता, झोपड़ी में ना रहता। 5 रुपया उसके आलू की कीमत जो उसको मिलती है, बाजार में 70 रुपया में आलू ना बिकता। 65 रुपया मुनाफा तो बिचौलिया, आड़तिया और मंडी के लोग खा रहे हैं जी। सरकारों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसान कर्जदार है, उसकी ज़मीन गिरवी है, उसके तन पर फटा कपड़ा है, उसके बच्चों को स्कूल फीस पूरी देनी पड़ रही है, अधिकारी उसका पूरा शोषण कर रहे हैं। ये समस्या हर सरकार में हर समय में रही, कोई इसको दूर नहीं कर पाया। जी, ये दुर्भाग्य है जी। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यह नहीं कि मैं एक किसान हूँ। एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है, पसलियाँ लग गई हैं आंतों से और खेत अभी भी बंजर है। जी 4 लाइन और सुन लीजिएगा जी। कि भगवान का सौदा, ये अफसर जो आज किसान के पैसे में दलाली खाते हैं, जो किसान के धान में
पैसा कमीशन खोरी करते हैं उनके लिए है कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। करेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, देखिए ये बात स्थापित सत्य है, आप भी मानते हैं, हम सब भी स्वीकारते हैं, और जो ग्राउंड पर परिस्थितियां हैं उनमें भी स्पष्ट है कि क्रय केंद्रों पर धान में क्या हो रहा है किसान भाइयों के साथ। अब ये वक्त है आपके लिए और ये बताने का, ये आश्वासन देने का और इसका रास्ता निकालने का, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको इस बात का स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा और आने वाले वक्त में आप क्या मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं इसके बारे में भी बताना होगा, ताकि किसान भाइयों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। देखिए ब्रजेश जी, इन लोगों ने किसानों पे बातें कम करी, डर की बातें ज्यादा करी। रालोद और अन्य लोगों ने डर की बात कही, जिसे आपको भी इन्होंने डराने की कोशिश की। सच बात बताएं क्या है जी, कि जो ये विपक्ष के लोग हैं जो आपके चैनल पर बैठे हैं, ये जनता से मिश्रा जी को डरे कुर्सी मेज दे दीजिए भारत समाचार के ऑफिस में, ताकि मनोज मिश्रा जी कम से कम जान सके कि समस्या क्या है। जनता के कोप से डरे हुए, क्योंकि भारत समाचार तक समस्या आ गई, लेकिन मनोज मिश्रा जी को समस्या नहीं पता है। हार जाए तो क्या जनता का, किसानों का विश्वास इनके ऊपर नहीं था, इसका मतलब यही है। इन्होंने किसानों के लिए, किसानों को बेचा, ये जनता के हितों की बात कब की है? ये जब ये एमपी थे, इनके एमएलए थे, इनके। अच्छा, इनका छोड़िए डॉक्टर साहब, इनका छोड़िए, आप बताइए कि आप व्यवस्था कब तक कितने दिन में दे देंगे? भाजपा में कभी सभा में, आप कितने दिन में व्यवस्था दे देंगे? वोट बेच रहे थे तो किसान इन पर भरोसा क्यों करे? अब आप छोड़िए इनको, आप ये बताइए। आज तो आपकी सत्ता है, आप अपनी बात करिए। आप क्या दे पा रहे हैं किसान को? किसान को ठगने का काम किया आपने, 1.5 गुने 2 गुने पता जाने क्या क्या बातें की। आज तक 1 रुपया गन्ने का किसान का नहीं बढ़ा पाए आप, गन्ने का मूल्य तो बढ़ा नहीं पाए, गन्ने का भुगतान कर नहीं पाए। आपसे खाली इधर उधर की बातें करवा लो। इन्होंने कौन सा प्रतिमान स्थापित की है कि जो किसान, समाजवादी इन्होंने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना। अंदर पेमेंट किया आपने देखा नहीं? किसानों के हित में किया। समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे के अंदर पेमेंट किया। आप अडानी को तो देश के पूरे आप सुनो, आप अडानी को तो देश का पूरा हवाई अड्डा दे देना चाहते हो, अडानी को पूरा रेलवे दे देना चाहते हो, अंबानी को सब कुछ दे देना चाहते हो। किसान के धान की दाम देने में आपको इतना हिल्ला हवाली क्यों करते हैं? आप किसान के धान की कीमत तो दे दो साहब। आप अपने लिए 16-16 हजार करोड़ की जहाज खरीद लेते हो, अच्छी बात है। अरे किसान को उसका 1800 एक एक करके वन बाय वन प्लीज। आप किसान का 1800 वन बाय वन प्लीज। आप इसका जवाब दे दो। आप हमको 10 क्रय केंद्र बता दीजिए जहां एमएसपी पे खरीद हो रही है। डॉक्टर मिश्रा जी, आप 10 क्रय केंद्र बता दीजिए जहां पर किसान के धान की खरीद हो रही है। 10 केंद्र बताइए। ओके, आप दोनों शांत होइए, कृपया शांत होइए। ओके, हरनाम सिंह, हरनाम सिंह, ओके, थैंक यू हरनाम सिंह। डॉक्टर साहब हकीकत का सामना ओके करिए, आपको ओके कुछ भी ओके, नहीं पता है। सर्वाधिक जो हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, थैंक यू। आपने किसानों के हित में क्या? अरे कुछ नहीं, शांत होइए ना, झगड़ा करने से कोई बात नहीं। 1 लाख 5 लाख ओके ओके, अयोध्या में राम राम जपते हैं और अयोध्या के किसानों का आप दाव नहीं दे पा रहे हैं। अरे मैं किसान दोनों की आवाज डाउन करिए। ओके, आप मुझे बताइए हरनाम सिंह, तरीका क्या निकाला जाए, क्योंकि बिचौलियों से धान खरीद केंद्रों पर जो कुछ भी बिचौलिए कर रहे हैं वो बहुत ही भयानक है, और हमें इसका निकलने का रास्ता बताओ, क्योंकि आप तो खुद किसान हो, किसानों की यूनियन चलाते हो, बेहतर रास्ता तो आप बता सकते हो ना, क्या किया जाना चाहिए देखिए और क्या हो रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मैं एक बात, भले ही लखनऊ के जो अधिकारी उनको बुरी लगे, मेरा एक सुझाव है कि लखनऊ में जो भी सेंटर हैं, यहाँ के अधिकारी, मैं गंगागंज के सेंटर की, मनोज मिश्रा जी मेरी बात को सुनना जरा। अगर उत्तर प्रदेश के सारे सेंटरों को गांव में डिवाइड करेंगे तो करीब 20 गांव पे 25 गांव पे एक सेंटर आ रहा है। ब्रजेश जी, आप बताओ कि 25 गांव का धान एक सेंटर पर बिक पाना संभव है? नंबर 1 नहीं संभव। ठीक है। दूसरा कम से कम 5 सेंटर डालने पड़ेंगे। एक क्रय केंद्र पर 300 क्विंटल धान खरीदा जाना रोज सुनिश्चित है पूरे उत्तर प्रदेश का। हम एकदम आखिरी में एक ही बात कह रहे हैं मनोज जी, आप चेक करा लेना, लखनऊ में जितने क्रय केंद्र हैं, आज के दिन की रिपोर्ट ले लेना, कितने सेंटरों पे खरीदारी हुई है? 300 क्विंटल। अगर नहीं हुई है तो जब वर्तमान सरकार में सत्ता है आपकी, आप ये कह देते हो कि हमने इतने मीट्रिक टन धान खरीदा। भाई मुझे माफ कर देना,
मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए दुखी हूं कि मैंने धान खरीदारी को लेकर कम से कम 22-24 जनपदों का दौरा किया। इतना बुरा हाल है ब्रजेश जी, गांव का, किसान का, मजदूर का। अभी लोग आत्महत्या धान बेचने के लिए कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं, अगर आलू में थोड़ा बहुत पैसा इस बार किसान को मिल गया है, अगर नहीं मिला होता, आत्महत्याएं गांव में, प्रत्येक गांव में रोज लोग करेंगे। ऐसी स्थिति है कि जो सरकार गल्ला दे रही है, किसी तरीके से नमक डाल के रोटी खा ले रहे हैं, जिंदा हैं लोग। लेकिन जो विश्वास से इस सरकार को इस देश के, इस प्रदेश के किसानों ने, मजदूरों ने लाया था जी, वो विश्वास देखो सरकार ने खो दिया है। अब उत्तर प्रदेश का किसान जाने, मजदूर जाने, आगे आने वाले समय उनको क्या करना है। जो आप मुझे बताइए क्या मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि किसान भाइयों की उपज का सही मूल्य मिले। देखिए ब्रजेश जी, बात ये तब की जाए जब योगी सरकार से कोई उम्मीद हो। आप समझिए, जब से ये सरकार आई है, कृषि और वो सरकार जो उत्पादों उम्मीद के की लिए बात जो कर रहा कुछ भी है, जरूरत बात होती सही है, हट ही नहीं हर सकते। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुनिए, इसकी दुर्गत सुनिए, सरकार आपकी की बात नहीं है। आपको आप बताइए, पराली जलाने पे आपको पता है मैकेनिज्म? सैटेलाइट से देख लेंगे पराली जल रही है, धान की खरीद में आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, उसके लिए आपको जरूरत है। इतनी बेशर्मी ना दिखाओ मनोज, मिस्टर मनोज, डोंट बी बेशरम, डोंट बी बेशरम। मैं बात कर रहा हूँ, चिल्ला रहे हो। पराली जलाने के लिए तो आपको सैटेलाइट दिखाई पड़ जाती है, आप ये सब और किसान के जब धान खरीद की बारी आती है तब आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। विपक्ष चाहिए आपको मैकेनिज्म बताने के लिए। ओके, उमाशंकर पांडे, ओके, इन दोनों लोग क्या केवल उमाशंकर बोलेंगे, इन दोनों नहीं, वो केवल उमाशंकर बोलेंगे। उमाशंकर बोलिए। तुम्हें इस बात की तमीज नहीं है क्या? भाजपा को तमीज नहीं है क्या डिबेट कैसे होती है? ब्रजेश जी, मैं बात कर रहा था, हाँ बोले आप अपनी बात। ये सरकार आई है, खाद, डॉक्टर मनोज जी प्लीज, कीटनाशक तक के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं। उसके बाद जो 3 किसान मनोज जी प्लीज, ये उसका ट्रायल चल रहा है। ओके, क्रय केंद्रों की संख्या इसलिए कम रखी गई जिससे कि खरीदारी ना करनी पड़े, और पराली के नाम पर लेखपाल और पुलिस विभाग के लोग किसानों का दोहरा उत्पीड़न कर रहे हैं। जिस तरीके से बारिश में धान भीगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के कारण है। अगर धान क्रय केंद्र ज्यादा खोले गए होते और समय से उनकी थैंक यू। टाइम का थोड़ा अभाव है, दीपक को ले लेते हैं, फिर मेरे पास रोहित और, लेकिन ये बेशर्म लोग थैंक यू को मानवीय संवेदनाओं से, दीपक जी, आप मुझे बताइए कि इस खरीद का खलनायक कौन है? हमारे किसान भाइयों को उचित कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है और क्या किया जाना चाहिए? थैंक यू उमाशंकर जी, थैंक यू। यस दीपक जी, गो अहेड। ओके उमाशंकर जी, थैंक यू। ओके ब्रजेश जी, इसका बहुत मानवता से जुड़ो, बहुत सीधा सा इसका समाधान है। पहला ये है कि सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। आपको जान के अचंभा होगा कि अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो 2,17,000 किसानों से 12.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद भी हो गई। और गांव में जाएंगे तो किसान बोलेगा कि क्रय केंद्र ने हमारा, वो दलालों ने कैसे खरीद लिया ना एक्चुअली। तो ये अगर जांच हो जाए जी, और वो खरीद किसानों के नाम से चढ़ी है, उनकी बही के नाम चढ़ी हुई है, तो ये जांच करेंगे तो ये दोषी। अब कोई एसआईटी वगैरह की डिमांड मत कर देना, वैसे भी बहुत सी एसआईटी चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश में जी। और दूसरा इसका समाधान जो ब्रजेश जी आपने बोला, आप एक कॉल सेंटर बनाइए और ये वायदा कीजिए कि 24 घंटे के अंदर किसान की समस्या सॉल्व हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। जब 25-25 दिन आदमी खड़ा हुआ, उसकी खरीद नहीं हो रही है, तो उसकी सुनवाई कहां हो रही है? आपने एक कॉल सेंटर बनाया, भारत समाचार ने कितनी कॉल्स आई तब आप कॉल? मोर देन 20,000 हमारी टीम आप समझिए कि 24 घंटे लगातार काम कर रही थी। हालात बाद में ये हो गए कि फोन तक काम करना बंद कर दिए, फोन रिप्लेस कराना पड़ा। मैं आपको यही कह रहा हूं ब्रजेश जी कि गांव की हालत का इन मुख्यमंत्री साहब को, इस सरकार को कोई या तो आइडिया नहीं है। इतने असंवेदनशील हैं कि जो सरकार रात भर में एक्टिव होकर पराली के लिए किसानों को अरेस्ट करती है, वो अभी किसान की मुसीबत को जानती नहीं है। और एक और देखिए, सैटेलाइट से पराली तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी सैटेलाइट से धान क्रय केंद्रों पर दलाली नहीं पकड़ पाती। वो क्रय केंद्र
क्रय केंद्र दिखाई नहीं देते। अब ओके। सरकार ने ऑल सरकारी राइट, बीज मनोज केंद्रों से काका, हाइब्रिड ऑल का राइट, धान का बीज मनोज बेचा। काका, सुन लीजिए, देखिए सुन अब लीजिए। ये वक्त है, ये तो हाइब्रिड का धान का बीज बेचा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हाइब्रिड का धान खरीदेंगे नहीं, केवल 3 सालों में इनकी आय कितनी बढ़ी है? 65% हाइब्रिड का अब ये तो धान कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को गरिया रहे हैं। कोई फायदा नहीं उमा शंकर जी, देखिए बोलने दीजिए। हमारा जो उद्देश्य है इस बहस में, आपने इतनी रचनात्मक बहस करी, इससे पहले भी एक दिन धान के क्रय केंद्रों मैं भाजपा पर की 2-3 बात कर रहा डिबेट हूं, हो मैं सत्ता पक्ष चुकी की है। बात हमारा कर रहा हूं कि हमारा इनकी आय उद्देश्य तय मने भैया मैं किसान पुत्र हूँ, मेरे घर में आज भी खेती होती है। मेरा मैं टाई लगा के कोट पहन के नहीं बैठ गया हूं इस तरह। समाजवादियों का आज भी उद्देश्य हमारे घर पे सुनिए। खेती होती है। समाजवादियों एक का शेर सुनाना चाहता उद्देश्य मनोज मिश्रा जी को मुझे जलील एक शेर करना सुनाना नहीं है। चाहता हूं। हाँ, मैं हम दूंगा। बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाह रहे हैं दीपक कि जी, जो प्लीज वेट। ब्रजेश जी, विनम्रता पूर्वक आपसे एक अपील शेर है कि सुनाना हर चाहता हूं जिले में आपको। एक नोडल अधिकारी आप नियुक्त करिए। उस अधिकारी को कहिए कि जितने क्रय आप केंद्र हैं लोग क्रय आपके- केंद्रों के बाहर चौकीदारी कब करोगे ये बताओ। ये हम लोग कर रहे हैं पुरुष से भी। अभी मैंने ओके, कहा यस, कि मैंने दीपक जी एक राष्ट्रीय शेर अध्यक्ष सुनाएंगे, के फिर मैं कहने रोहित पे के पास जाऊंगा। मैंने उत्तर यस, प्रदेश थैंक के यू 50 मनोज जी, जिलों का प्लीज दौरा किया, कई प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। यस दीपक जी अपना शेर पढ़ें, फिर रोहित बोलेंगे। नहीं, मैं ब्रजेश बात जी, को खत्म कर इस लूं। पर सत्ता पक्ष को आपत्ति है कि आखिर राजनीतिक दल भारत समाचार या लड़ने वाले पत्रकारों के साथ क्यों खड़े। उसकी वजह मैं बताता हूं। किसी शायर ने कहा है कि जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, हाँ, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। मुझे पता है आप सत्ता से नहीं डरते हैं, पर यह आदमखोर सत्ता है, इसके खिलाफ आप लड़ेंगे तो बहुत आपके बहुत साथ धन्यवाद कंधे पे आपका। कंधा मिला थैंक यू, ऑल राइट। रोहित मैं आपसे समझना चाहता हूँ। यस मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। यस, हाँ, मैं कंप्लीट खत्म करें। करना 10 सेकंड चाह रहा प्लीज। हूं कि इनका मेरा जो उद्देश्य है समाजवादियों का ये है कि किसान को उसका जो एमएसपी है 1868 और 88 रुपया वो मिल जाए। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें हर जनपद में। और जो प्राइवेट एजेंसियां इन्होंने धान क्रय केंद्र के लिए ओके लगाई रोहित, है, आपको कोई उसमें उम्मीद सबसे है कि ज्यादा किसान दलाली भाइयों दी को जा न्याय रही है, मिलेगा, उसको बंद करें। उनकी फसल को उचित कीमत मिलेगी? रोहित और ये बात अरे उमा शंकर प्लीज शांत हो जाओ भाई, प्लीज हमें प्लीज। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है ब्रिजेश जी। हमें ब्रिजेश जी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसानों के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर झूठ बोल रहा हो, जो व्यक्ति निरंतर ये कह रहा हो कि हमने 1.5 गुनी कीमत दे दी, 2 गुनी कीमत दे दी, हमने किसान का धान खरीद लिया, तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली। किसान ने अपनी ओके, जान दी है डॉक्टर ना? मनोज मिश्रा। और ये तो पता है आपको कि डॉक्टर नहीं मनोज पता मिश्रा है। बोलें सर। मनोज मिश्रा जी, अगर किसान जान दे रहा है तो तब तो आंखें खोलो अपनी। रोहित जी उससे है आरएलडी से। हाँ हाँ वही वाले आरएलडी है ना, आरएलडी से पूछो किसानों का विश्वास। अब आप आरएलडी को कोसना शुरू कर दो। एक तरफ से शुरू हो जाओ मनोज मिश्रा, मनोज मिश्रा एक तरफ से शुरू हो जाओ, आरएलडी को कोसना शुरू कर दो। कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, आप तो अजीत सिंह जी को पूछो, जय चौधरी जी को पूछो, अरे हमारे कृषि मंत्री मनोज मिश्रा अपने मुख्यमंत्री को पूछो पहले जाके। धन्यवाद धन्यवाद। ये किसान के बारे में पूछा गया है, अब तुम आरएलडी को कोसना शुरू कर दो, अब तुम अजीत सिंह को कोसना शुरू कर दो। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जो रोटी खाओगे अभी रात में, वो किसान ने अपने पसीने से सींच के तुम्हारे घर पे भेजी है, उसको उसके साथ ठगी कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, डिबेट ओवर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों के लिए धान क्रय केंद्रों पर कोई मैकेनिज्म डेवलप करेगी ताकि उनको अपनी फसल का उचित कीमत प्राप्त हो सके, और कोशिश ये होनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी किसान भाइयों को प्राप्त हो। इसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म बनाएगी, हम ऐसी उम्मीद और अपेक्षा भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।